ओके, आई थिंक वीडियो शुरू हो गई है। तो क्या हाल चाल है दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है हमारे मूल कॉन्सेप्ट की इसी लेक्चर के पार्ट 2 पे। पिछली बार मैंने हैना काफ़ी ज़्यादा कर दिया था, इस बार वो कम करने की कोशिश करूँगा और जल्दी से अपना पेज ढूंढ लेते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं पढ़ाई को एक और बार और थोड़ा सा और रिफाइंड वे में। ओके, तो आगे हम लोग अपने कंसंट्रेशन पैरामीटर्स पे। तो हम लोग सबसे पहले ये सीख लेंगे कि जो कंसंट्रेशन पैरामीटर्स हैं वो 3 हिस्सों में क्लासिफाइड है। अब भाई कंसंट्रेशन की यूजुअली जो ज़रूरत होती है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को होती है, या मतलब किसी को किसी चीज़ की टेस्टिंग वेस्टिंग करनी होती है, उन डिपार्टमेंट्स में होती है। तो बेसिकली जो हमारी 3 हिस्सों में डिवाइड हो रखी है कंसंट्रेशन पैरामीटर्स, अगर आप इस पेज के लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो ये फ्लो चार्ट काफ़ी अच्छा सा बना है। फ्लो चार्ट क्या, बल्कि ये तो माइंड मैप है, क्योंकि इसमें पिक्चर्स भी यूज्ड हैं। तो देखिए, पहले हम लोग बात कर रहे हैं फार्माकोलॉजिकल यूज के बारे में। जी हाँ, ये काफ़ी सिंपल टू कॉम्प्रिहेंड होती हैं, इजी टू कैलकुलेट होती हैं। इनमें सिर्फ परसेंटेज क्या होती है, जैसा कि आप लोगों ने अपनी 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। जितना इजी इनका नाम है उतना इजी इनका काम है। भाई वेट में मास रखने होते हैं और वॉल्यूम में क्या, वॉल्यूम रखनी होगी, है ना। जो भी उसकी यूनिट होगी उसी में रखना होता है हर चीज़ को, है ना, एसआई यूनिट में। और जो हमारा वेट होगा, इसको एक बात आप सॉरी, वेट जो हमारा होता है उसको आप समझ लीजिए केमिस्ट्री में हम लोग ग्राम में रखते हैं। वो किलोग्राम थोड़ा ज़्यादा भारी होता है इसलिए, ठीक है। वैसे ये काफ़ी बेकार सा एक्सप्लेनेशन था इसका, लेकिन तब भी। तो वेट बाय वेट जो होगा उसमें हमारा देखो, ऊपर हम लोग हमेशा सॉल्यूट की बात करते हैं और अपॉन में हम लोग हमेशा रखते हैं क्या, सॉल्यूशन। और इनटू क्या डाल देंगे, 100, जिससे कि हमको परसेंटेज मिल जाए, ठीक है। तो वेट बाय वेट परसेंटेज में करना क्या होगा, मास रखोगे किसका, सॉल्यूट का, फिर नीचे किसका मास रखोगे, सॉल्यूशन का, उसके बाद इनटू 100 कर दो, आंसर आ गया। बस इतना सिंपल है। वैसे ही वेट बाय वॉल्यूम में ऊपर वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100, है ना। फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में भी यही करना है, बस एज सिंपल एज दैट। अब देखो भाई, दूसरा कौन सा यूज होता है, लेबोरेटरी यूज। भाई सबसे तगड़ा यूज यही है ना। केमिस्ट्री में जो इस साल नया इंट्रोड्यूस होने वाला है, जिसकी ज़रूरत आप लोग को पड़ने वाली है, वो यही है ना। इसमें दो टाइप के हमारे उसमें ये डिवाइड हो रखा है, क्या बोलते हैं, है ना, दो हिस्सों में कैटेगराइज कर रखा है बेसिकली, है ना। तो एक होते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट, जिन मतलब टेम्परेचर अगर चेंज करें तो वो पैरामीटर्स कंसंट्रेशन के चेंज होते रहेंगे। और कुछ ऐसे कंसंट्रेशन के पैरामीटर होते हैं जिनको भाई टेम्परेचर से घंटा फर्क पड़ता है, वो होते हैं हमारे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। देखो फ्लो चार्ट में काफी इजी दे रखा है, फ्लो चार्ट पे आप फोकस दीजिए। मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी, ये तीनों हमारे क्या हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं। वैसे ही हमारे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फैक्टर्स क्या हैं, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा, जो भी हमारी वीडियो को सीरियसली देख रहा है ना, ऐसे प्रमोशन के तौर पे नहीं, मतलब सीरियसली देख रहा है, वो ऐसा तो नहीं है कि मतलब मूवी की तरह ऐसे फोन पे लगा के देख रहा है बस। भाई सुन लो, ये गलती बहुत लोगों से होती है, मुझसे भी हुई है, पर आप लोगों को नहीं करनी है। यू हैव टू बिकम स्मार्टर। तो आप लोगों को करना क्या है, कहीं पे भी आप अपना फ़ोन रखे हो, लैपटॉप रखे हो, टीवी रखे हो, जिसमें भी देख रहे हो इसको, यूट्यूब कंटेंट को, अपने पास में एक पेन और एक रफ कॉपी या एक कोई फेयर कॉपी, कुछ भी बना लो, है ना, और उसमें नोट्स लिखते रहो। और इसको, इस लेसन को एक बार में ना समझ में आए, 2 बार देखो, और अगर समझ में आ जाए तो भी कभी आप अगर एग्जाम देने जाना तो उससे पहले यहाँ से रिवाइज कर लेना। और अपनी एनसीईआरटी को थोड़ी इज्जत जरूर देना, क्योंकि एनसीईआरटी में बेस्ट एक्सप्लेनेशन होता है। उस तरीके का कॉम्प्रिहेंड करना नॉर्मली पब्लिकेशंस के लिए इतना आसान नहीं होता है। हालांकि ये जो मैं ढूंढ के लाया हूँ, ये काफ़ी तगड़ी लगी मेरे को खुद को, इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है, इसीलिए मैं आपको इसे पढ़ा रहा हूँ। ओके, है ना। तो हम लोगों ने बताया था कि टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट में आते हैं मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में आते हैं मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन। अब देखो इन्वायरमेंटल यूज के लिए कौन कौन से हम लोग कॉन्सेंट्रेशन पैरामीटर्स की बात करेंगे। तो इसमें देखो बेसिकली 3 टाइप के आते हैं कॉन्सेंट्रेशन पैरामीटर्स, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन। सिंपल सी बात है कि मतलब 1 बिलियन पार्ट्स में टोटल मतलब कितने सोल्यूट के पार्ट्स हैं, है ना। मतलब अगर 1 बिलियन पार्ट है हमारे सॉल्यूशन के, तो उसमें कितने सॉल्यूट के पार्ट हैं। वही पार्ट्स पर मिलियन में भी, मिलियन में कितने हैं, और ट्रिलियन में भी सेम चीज़ है, ट्रिलियन में कितने हैं, है ना।
ये भाई ऐसी चीज़ों की कॉन्सेंट्रेशन की बात करता है जो मतलब काफ़ी हानिकारक गैस होती हैं, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं ना जो काफ़ी ज़्यादा में थोड़ी सी होना भी बहुत बड़ी बात होती है। उनमें ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स में हम लोग ये यूज़ करते हैं कि जो है इतना CO2 का सॉल्यूट, मतलब इतना CO2 का लेवल हो गया है पार्ट्स पर बिलियन पे, है ना, पार्ट्स पर मिलियन पे या पार्ट्स पर ट्रिलियन पे। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन पैरामीटर नाम समझ में आ रहा है? कॉन्सेंट्रेशन पैरामीटर भाई सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ में दो चीज़ें होती हैं, आपको पता है, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट वो होता है जिसमें हम लोग घोलते हैं, और सॉल्यूट वो होता है जो घुलता है। बेसिकली यही बात है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कभी सॉल्वेंट ज़्यादा हो और सॉल्यूशन कम हो, मतलब सॉरी, मेरे कहने का मतलब था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सॉल्यूट कम हो और सॉल्वेंट ज़्यादा हो, है ना। और दूसरी बात ये भी है कि जो है ऐसा ज़रूरी नहीं कि मतलब जैसे हमारी क्लास में डिस्कशन हुआ था कि जो है सॉल्वेंट क्या होता है, तो कुछ बच्चों ने कहा वाटर सॉल्वेंट होता है, उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो हर चीज़ में मिल ही जाता है ना। जो दो दो जो भी दो चीज़ों का कॉम्पोजिशन होता है उसमें बेसिकली जो चीज़ घुलती है वो सॉल्यूट होती है, जिसमें घुलती है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। या सिंपल भाषा में समझो कि जो है जो चीज़ कम मात्रा में होती है वो सॉल्यूट होती है, जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में होती है वो सॉल्वेंट होती है। ओके, अब बात कर लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स फॉर फार्माकोलॉजिकल यूज। इसमें हम लोगों ने आपको सब बता दिया कैसे तीनों का निकालना है। बाकी इससे ज़्यादा डिटेल में आप अपनी NCERT खोल लीजिए, देख लीजिए। मैंने ओ बैक तो देखो यार, यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ, हाँ मिल गया। ये देखो मैंने नीचे तुमको एक वो लगा रखा है फोटो। इस फोटो में देखो, बोरो प्लस हैंड सैनिटाइजर फ्रॉम इंडियाज नंबर 1 एंटीसेप्टिक ब्रांड, ऐसे करके कुछ ऊपर लिखा हुआ है, उधर ध्यान नहीं देना है। नीचे देखो इंग्रेडिएंट्स में लिखा हुआ है एथाइल अल्कोहल 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, है ना, 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक्वा वाटर, है ना। ऐसे ही इधर दूसरी वाली इमेज पे हो, ये ब्लैक फॉग की इमेज है। इसमें देखो यार, ऊपर से सेकंड लाइन पे दे रखा है अल्कोहल 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, कंटेंट क्या है 89.95% वेट बाय वेट एंड कंटेन्स 1% वेट बाय वेट डाइथाइल, है ना। तो ये आपको बात समझनी होगी कि कंसंट्रेशन पैरामीटर्स में ये मतलब आपकी डेली लाइफ में आपको भी कोई भी जैसा प्रोडक्ट होता है ना, उसमें पीछे जाके देखोगे तो आपको सब दे रखा होगा, कंपोजिशन वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में, है ना। फार्माकोलॉजिकल यूज में यूज होता है तो ऑफ कोर्स ये आता है, आपको लिखा हुआ मिलता भी है। अब देखो बात कर लेंगे हम लोग हमारे जो कंसंट्रेशन पैरामीटर्स हैं लेबोरेटरी में यूज होते हैं, और ये क्या है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मतलब ये टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। ओके, तो इसमें आता है मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी एंड फॉर्मेलिटी। अगर आप क्लास 11th में जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके सिलेबस में सिर्फ मोलैरिटी है। और मेन बात ये है भाई, मैंने इस पूरे लेक्चर में सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, इसमें मैंने क्वेश्चन अभी नहीं कराए हैं कुछ ऐसे, मतलब है ना, जो जेई में आपकी मदद करें। तो आप कंपटीशन के लिए कोई ऐसे मतलब बुक्स जो आती हैं क्वेश्चन बैंक्स, उनको रेफर कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोगों को कहीं नहीं मिल रहा है तो मुझसे कह दीजिएगा एक बार कमेंट्स में, मैं आपको क्वेश्चंस भी इसके प्रोवाइड करा दूंगा काफ़ी अच्छे लेवल के। और जहाँ पे आपको दिक्कत होगी मैं सॉल्विंग भी करा दूंगा। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको करा रहा हूँ, थोड़ी सी इज्जत कर लेना मेरी भी, है ना। भले लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ ना करो, है ना, बस दिल से इज्जत होनी चाहिए। मोलारिटी, द मोलारिटी और मोलर कॉन्सेंट्रेशन, है ना, इसमें हम बड़ा एम कैपिटल एम की बात कर रहे हैं, है ना। मोलर कॉन्सेंट्रेशन या मोलारिटी बोलते हैं इसको, इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट परसेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने मोल सोल्यूट के प्रेजेंट हैं। सिंपल सी बात है भाई, काफ़ी सिंपल है। तो इसका आपको बात समझ में आ रही होगी, इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होगा, मोल अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि हमको पता क्या करना है कि 1 लीटर में कितना हमारा मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है ना। मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स के लिए हम लोग WA/MA लिखेंगे। WA/MA क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। WA हम लोग यूज कर रहे हैं मास ऑफ सोल्यूट के लिए, और MA क्या यूज कर रहे हैं, मोलर मास के लिए। तो आपको ये बात पता होगी कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास जब भी होता है हमारा, तो वो हमको मोल्स देता है। उससे हम लोगों ने मोल्स निकाल लिया। अब भाई हम लोगों को जो लीटर में निकालना है ना, उसके लिए जो हमारी क्वांटिटी बेसिकली हम लोग को ml में दी जाती है, तो हम लोग को 1000 अपॉन भी करना है इनटू उसमें, है ना। तो ये नीचे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, फॉर्मूला इक्वल्स टू, है ना, WA/MA, ये पूरा मोल्स के लिए है।
और इनटू 1000/V। असल में ये ml में भी है इसलिए 1000/V है। अगर लीटर में होता तो सीधे अपॉन V आता, WA/MA और होल के अपॉन में अपॉन V, है ना, मतलब वॉल्यूम, है ना। सिंपल सी बात है, मोल अपॉन वॉल्यूम बेसिक फॉर्मूला होता है। वर्किंग फॉर्मूला हमारा ये है जो सामने मैंने दे रखा है ना। काफ़ी सिंपल सी चीज़ है ना। मोलैरिटी आसान सा कॉन्सेंट्रेशन निकालने का तरीका है। आई एम सॉरी, मैं फिर से है ना यूज़ करने लगा हूँ काफ़ी फ्रीक्वेंटली। ओके, नॉर्मेलिटी में देख लेते हैं। नॉर्मेलिटी में क्या होता है भाई, ये मेजर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होता है इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन और रिएक्टिव कैपेसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, है ना। अब है ना, मैंने फिर से यूज़ कर दिया, लेकिन सॉरी, नॉर्मेलिटी जो होता है उसको हम लोग सिंपली मोलैरिटी के टर्म्स में यहाँ पे पढ़ लेंगे, क्योंकि वो हम लोग को ऐसे यूज़ में आना है। मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन बता दी है, मोलैरिटी इनटू मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये होती है हमारी नॉर्मेलिटी। तो मतलब काफ़ी हद तक मोलैरिटी से मिलती जुलती होती है। अगर हमारा मोलर मास और इक्विवेलेंट मास बराबर है तो, अगर मोलर मास और इक्विवेलेंट मास में थोड़ा सा डिफरेंस है तो नॉर्मेलिटी डिफर कर जाएगी मोलैरिटी से। अब देखो भाई, इक्विवेलेंट मास क्या होता है। इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर हमारा क्या होता है, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो हमारा एन फैक्टर होता है, या फिर एसिड्स में जो है बेसिसिटी होती है और बेसिस में जो एसिडिटी होती है वो उसके क्या होते हैं, एन फैक्टर होते हैं, है ना। ये फैक्टर जिनके लिए 1 होता है उनके लिए नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी सेम होती है। जिनके 1 के अलावा कुछ होता ही है तो उनके में जो है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी चेंज कर जाती है ना। अगर ये 2 हो जाएगा तो सिंपल सी बात है यार, जो चेंज हुआ तो हम मोलर मास आधा हो जाएगा। मोलर मास को तुमने पहले भी यूज़ किया हुआ था तो तुम उससे अपना एक आसान सा कैलकुलेशन बना सकते हो, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। वैसे होगा आप लोग के पास, है ना। अब फॉर्मेलिटी जो होती है इसमें फॉर्मूल्स के बारे में बात की जाती है। इसको मैं अलग से सिखा दूंगा, अभी ये हमारे कोर्स में नहीं है, इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिसको देखना है वो देख ले, है ना। तो इसमें नॉर्मल ऑफ फॉर्मोल इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम की बात की जाती है। तो इसमें सिंपल होता क्या है, नंबर ऑफ फॉर्मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। देखो मोलैरिटी में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट, यहाँ पे किसकी होती है, 4 मोल्स की बात होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। तो भाई कोई भी हमारी जो चीज़ें हैं इनका मिक्सचर बनना है तो उनका कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो उनकी कुछ सॉल्युबिलिटी भी तो होती होगी, है ना। अब देखना हमको कि फैक्टर्स कौन कौन से ऐसे हैं जो हमारी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, उस पर असर डालते हैं। तो हमारे 3 फैक्टर्स हमको अभी पढ़ाए गए हैं। एक है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, एक है टेम्परेचर और एक है प्रेशर। और पढ़ाए गए का मतलब ये है कि यही होते ही हैं, ठीक है। इन पे डिपेंड करता है हमारा पूरा का पूरा जो सॉल्युबिलिटी होती है, मतलब घुलने की क्षमता। तो नेचर क्या मतलब क्या हुआ कि मतलब भाई कोई सॉल्वेंट है वो पोलर है कि वो पोलर नहीं है ना। तो उस हिसाब पे डिपेंड करेगा कि कौन सी चीज़ किस में मिलेगी, कौन सी चीज़ किस में नहीं मिलेगी। जैसे पानी और तेल नहीं मिलते हैं, जबकि पानी एक क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, लेकिन उसमें तेल थोड़ी मिल जाएगा। इसका मतलब काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं पर तेल नहीं मिलेगा ना। और टेम्परेचर क्या है भाई, जैसे कोई चीज़ है, अब मान लो यार नमक है, उसको तुमको बर्फ में मिलाना है तो बर्फ में नहीं मिलेगी, हाँ, लेकिन तुम उसको बर्फ को हीट करो वो पानी बन जाए तो पानी में तो नमक मिल जाएगा। अब जैसे एक और चीज़ देखो कि भाई जो तुम्हारा ठंडा पानी होगा उसमें थोड़ा कम सॉल्युबिलिटी होगी जो है नमक की होगी, पर अगर तुम खौलता हुआ पानी रखो तो तुम उसमें ज़्यादा क्वांटिटी नमक का डाल सकते हो, है ना। मतलब सॉल्यूट की क्वांटिटी बढ़ जाती है अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो आप मोर सॉल्यूट डाल सकते हो सेम उस पर क्या बोलते हैं, सेम सॉल्वेंट में। और इससे आप एक और बात समझ सकते हो कि मतलब जब एक जो गिवन टेम्परेचर होता है उस पे जो आपका मैक्सिमम सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो पहुंच जाता है, तब उसी सोल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। अगर उसको हम लोग फिर से हीट कर देते हैं तो वो सोल्यूशन फिर से अनसैचुरेटेड हो जाता है एक पॉइंट तक के लिए। और तीसरी चीज़ होती है प्रेशर। प्रेशर पे लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, पर एक्चुअली में प्रेशर भी मैटर करता है। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो चीज़ें ज़्यादा सॉल्युबल रहती हैं, अगर प्रेशर कम होगा तो चीज़ें कम सॉल्युबल रहती हैं। ओके,
आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं अभी भी हम लोग लेबोरेटरी एप्लीकेशन के लिए, पर ये जो है इस बार ये सब है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ओके, तो देखते हैं मोलैलिटी। ओके, तो हम लोग मोलैलिटी की बात कर रहे थे। मोलैलिटी द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। काफी बेकार सी लाइन लिखी है भाई, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात कर रहा हूँ तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए डिस्क्राइब ही हो रहा हो कोई चीज, उसी के बारे में बात करेंगे ना। ओके थोड़ा बहुत शायद जोक मारना शुरू किया हूँ। अब एक पहली माइलस्टोन अचीव करने के काफ़ी करीब हूँ मैं, क्योंकि मेरे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। आई थिंक अभी लोग मेरे को उतना रिकमेंड नहीं करते हैं, पर जब एक बार अगर ढंग का रिजल्ट आ जाए तो उसके बाद लोग शायद बढ़ें, और लोगों के लिए थोड़ा कंटेंट होना चाहिए, इसलिए मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। अभी रात के 2:30 बज रखे हैं एंड आई एम शूटिंग। ओके, तो मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी सिंपल सी बात है भाई, इसमें जो है अभी तक जो फैक्टर्स है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट थे। पता है क्यों? क्योंकि उसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व थी। इस बार जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ना, उसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व होगी ही नहीं, तो भाई टेम्परेचर से मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने पे वॉल्यूम चेंज करती है। भाई ऐसा थोड़ी ना होता है कि 5 ग्राम की कोई चीज है उसका टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो वो चीज 5 ग्राम से 10 ग्राम की हो जाएगी या 5 ग्राम से 2 ग्राम की हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है ना। तो हम लोग इस बार उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। और दूसरी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं उनके उसके बारे में बात करने वाले हैं कि जो है क्या बोल रहा था, मोल्स के बारे में, है ना। तो मोल्स बेसिकली होता क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताता है ना मोल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी नहीं चेंज करने वाले, तो मोल भी नहीं चेंज होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो मोलैलिटी का हमारा फॉर्मूला क्या है? WA/MA, जो कि हमारा मोल्स रिप्रेजेंट करता है, इनटू 1000/WB। तो 1000 क्या है? हमारा कन्वर्जन है ना, क्योंकि हमको चीज किस में चाहिए? किलोग्राम में चाहिए। हाँ, यहाँ पे ग्राम नहीं यूज होगा, बेसिकली केमिस्ट्री में ग्राम ही यूज होगा। फिजिकल केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री के अच्छे लोग ढूंढना आसान नहीं होता है भाई, इसीलिए मैंने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाना आप लोग को शुरू किया है। प्लीज थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं ऐसे, मतलब दिल से पढ़ना, अच्छा लगेगा आपको भी। तो है ना, अपॉन 1000/WB। WB क्या है? हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो WA/MA सिंपल मोल्स के बारे में। WA क्या है? मास ऑफ सोल्यूट। MA क्या है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। WB क्या है? मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट बन जाएगी बेसिकली क्या बन जाएगी? मोल पर केजी। काफी सिंपल है। अब भाई मोल फ्रैक्शन पे आते हैं। मोल फ्रैक्शन तो आई थिंक इजी से भी ज्यादा इजी है। मोल फ्रैक्शन में मतलब कुछ है ही नहीं, सिंपल सा। देखो, सबसे पहले इसमें फॉर्मूला शुरू करते हैं। फॉर्मूला देखो क्या लिखा है, XA इक्वल्स टू NA डिवाइडेड बाई NA प्लस NB। ठीक है, अब बताता हूँ क्या है इसमें। मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, तो इसमें वॉल्यूम नहीं आएगी, इसमें मास ही मास रहने वाला है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपाउंड इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपाउंड with the total number of moles of all the substances that are mixed together in that solution, है ना। अभी अगर अंग्रेजी वाली बात आप लोगों को समझ में बिल्कुल ना आई हो तो घबराने की कोई बात नहीं है, मुझे खुद नहीं समझ में आया, पर मैं आपको समझा दूंगा, है ना। तो मोल फ्रैक्शन में बेसिकली हम मोल्स जो हैं उनका फ्रैक्शन निकाल दे रहे हैं। एक ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है भाई, क्योंकि फ्रैक्शन में कोई यूनिट नहीं होती है। ऊपर भी मोल है, नीचे भी मोल है, मोल मोल कट जाएगा तो कहाँ से मोल बच पाएगा, है ना। सिंपल से ये एक 1 डायमेंशनल स्केलिंग के लिए यूज किया जा सकता है इसको, कि भाई मोल फ्रैक्शन इतना आया था तो ही पता चलेगा कि हाँ कुछ था उसमें, है ना। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। इसमें सिर्फ रेशियो निकाल देता है। Na क्या होता है हमारा? Na देखो यार, हमारा होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, है ना। मतलब ऐसा समझो ना यार, तुम्हारे पास कोई दो चीजें हैं, उनका तुम मिक्सचर बनाओगे, उनमें से एक चीज को A ले लो, एक चीज को B ले लो, है ना। ऊपर क्या रखूंगा मैं? Na, मतलब वो जो पहली चीज है उसका नंबर ऑफ मोल्स, है ना। और नीचे क्या रखूंगा? Na प्लस NB, मतलब क्या, पहले वाले और दूसरे वाले के दोनों के मोल्स जोड़ दूंगा। मतलब ऊपर जो मेन हमारा सॉल्वेंट होगा उसका मोल रखना है और नीचे दोनों का मोल रख देना है ना। और इसको जो हम लोग रेशियो निकालेंगे इसका,
तो वही हमारा मोल फ्रैक्शन होता है जिसको हम लोग XA से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप क्लियर हो रहा होगा, भगवान करे हो रहा हो। अब हम लोग बात करने वाले हैं काफी सिंपल, काफी इजी, जिस पे शायद ही क्वेश्चन है, क्योंकि यार इसकी आपको जरूरत नहीं है ना, है ना, कोई जरूरत नहीं है इसकी आपको ऐसी खास, बस ऐसे इंट्रोडक्शन के लिए बता दिया गया है। पर चलो, पढ़ाना मेरा क्या बोलते हैं धर्म है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म्स फॉर एनवायरमेंटल ऑब्लिक टॉक्सोलॉजी टॉक्सिकोलॉजिकल एप्लीकेशंस। काफी टफ अंग्रेजी है, इसको बोलने में दिक्कत होती है। पिछली बार थोड़ा अजीब बोल था बायोलॉजिस्ट्स को, है ना। कंसंट्रेशन टर्म्स यूज्ड टू डिपिक्ट द टॉक्सिकोलॉजिकल डोजेस ऑफ हैवी मेटल्स, है ना। कुछ भाई हैवी मेटल्स होती हैं उनकी, पेस्टिसाइड्स हुई उनकी, तो उनका जो है वो होता है कितना यूसेज हो रहा है, किस जगह पे कितनी है वो, है ना, क्या कॉन्टेमिनेशन लेवल हो जाता है उससे, ये सब इसी में नापा जाता है, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन, पार्ट्स पर, है ना, मिलियन, इन सब में। तो भाई ये परसेंटेज के जैसा ही थोड़ा थोड़ा काम करती हैं, पर इनमें क्या होता है, सिंपल सी बात है, हम लोग जो है इसको यार मोलैरिटी से रिलेटिव ले सकते हैं, लेकिन इसमें जो है क्या होता है, बहुत छोटी क्वांटिटी होती है सॉल्यूट की एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट, लेकिन वो छोटी क्वांटिटी भी हार्मफुल होती है, इसलिए छोटी क्वांटिटी का ही हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। छोट कम होती है तब भी हार्मफुल होती है, इसलिए छोटी बड़ी क्वांटिटी का रिलेशन होता है काफी ज्यादा का। मोलैरिटी में इतना बड़ा डिफरेंस थोड़ी ना होता है कि आपने जो है 250 लीटर 200 लीटर पानी ले लिया और उसमें जो है 1 बूंद नमक डाल लो, ऐसा नहीं होता ना मोलैरिटी में, क्वेश्चन ऐसे आते ही नहीं है, पर इसमें शायद कुछ कुछ वैसे ही होता है। ओके, आगे देखते हैं, है ना। एक बार इसको रीड कर लेते हैं, उतने भर में समझ में आ जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यूज्ड टू डिपिक्ट द टॉक्सिकोलॉजिकल doses of heavy metals, pesticides, or any other compounds are usually depicted by certain concentration terms which are simple to comprehend, like percentage, but also very smaller relative to molarity. Such concentration terms are parts per million, parts per billion, parts per trillion, है ना, and parts per quadrillion, PPQ, oh ये भी है, which represents the relative parts of solute in 106, 109, 1012 and 1015 parts of solution। भाई इतने बड़े नंबर को एक बार में बोलने का मूड नहीं हुआ, इसे तोड़ तोड़ के बोल दिया, है ना। PPQ is roughly equivalent to a drop of ink in a medium size lake। मतलब एक भाई पूरी लेक में, है ना, जिसमें काफी ज्यादा पानी होता है, उसमें एक ड्रॉप ऑफ इंक जो होता है, उस इतना इनमें डिफरेंस होता है इनके सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, इसलिए हम लोग इसमें ऐसे टर्म्स का यूज करते हैं, पार्ट्स पर क्वाड्रिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन, बिलियन, मिलियन, ठीक है। काफी इजी हो गया इस बार, शायद मैंने ठीक है ज्यादा बोल दिया है ना की जगह। ओके, देखा जाएगा आगे। अब बात कर लेते हैं सैंपल डाइल्यूशन की। अब भाई कॉन्सेंट्रेशन की बात हम लोगों ने की है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, है ना। और इन सब में आपने सब बात क्या की है, कॉन्सेंट्रेशन की बात की है, PPM, PPT, PPQ। तो अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन लेवल चेंज करना है तो तरीका क्या होगा डाइल्यूशन करने का। किसी भी चीज को आप डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेट कैसे करोगे, काफी सिंपल तरीका है ना। आपको अगर डाइल्यूट करना है तो आप अपना सॉल्वेंट बढ़ा देते हो, और अगर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है तो आप क्या अपना सॉल्यूट बढ़ाते हो, है ना। डाइल्यूट करने के लिए सॉल्वेंट बढ़ाओगे और कॉन्सेंट्रेट करने के लिए सॉल्यूट बढ़ाओगे। सिंपल ये टेक्निक होती है। पानी के साथ तो गर्म करने वाली टेक्निक भी चल जाती है कि मतलब मान लो पानी और नमक है, और आपको कॉन्सेंट्रेशन करना है उसका एक, है ना, सॉल्टी वाटर का, तो आप उसको गर्म कर दोगे तो भी हो जाएगा, है ना। और दूसरा तरीका क्या है कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने का, सिंपल सी बात है, सॉल्यूट उसमें ऐड और कर दोगे, मतलब नमक और बढ़ा दोगे, तो आपका वो नमकीन पानी और ज्यादा नमकीन हो जाएगा। काफी ज्यादा आसान भाषा में बोल रहा हूँ मैं, ये क्या लिख दिया मैंने, रीफर्स, चलो कोई बात नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक की है यहाँ पे मैंने, शायद आप लोग ना देख पा रहा हूँ, मैं रेड से उसको कलर कर देता हूँ, इसलिए मुझे 1 मिनट पॉज करना पड़ेगा। कहाँ है पॉज, ओके पॉज्ड। ओके, आई थिंक इसमें बगैर पॉज हुए भी जो हम लोग ये कर सकते हैं।
ओके, देखता हूँ मैं। ओह, वीडियो चल रही है। हाँ भाई, ये जो गलती हुई है मैंने इसको हाईलाइट कर दिया अपने हाइलाइटर से। भाई ये काफ़ी तगड़ी चीज़ है, मुझे अब पता चला। ऐसा हो रहा है इसमें। ओह, मेरा असल में मैं अभी तक दूसरा लैपटॉप यूज़ कर रहा था, अभी दूसरा यूज़ करने लगा हूँ, तो इसमें ये फीचर है, अच्छी बात है। पावर पॉइंट 2016 में इम्प्रूवमेंट हुए हैं। ओके, तो स्टेप डिल्यूशन की बात होती है और सीरियल डिल्यूशन की बात होती है। दोनों में सिंपल सा डिफरेंस है। जो आपको सामने सुनने में लग रहा है वही एक्चुअली में डिफरेंस है। स्टेप डिल्यूशन में क्या होता है, हम लोग सिंगल स्टेप या फिर एक ही बार में पानी घोल के डाइल्यूट कर डालते हैं। और सीरियल डिल्यूशन में क्या होता है, हम लोग धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा कर करके स्मॉल डिल्यूशन स्टेप्स को अपना करके एक सीरियल में अपना डिल्यूशन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ इनके बारे में है नहीं भाई। तुमको सिंपल सा एक फॉर्मूला दे रखा है, C1 × V1 इक्वल्स टू C2 × V2। इस फॉर्मूला का यूज करके आप अपना डिल्यूशन काफी आराम से कर सकते हो। जैसे भाई तेरे पास कॉन्सेंट्रेशन तेरे को पता है, अब इसको कॉन्सेंट्रेशन भाई तू कोई भी टर्म ले सकता है इसमें, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन जो भी लेगा, दूसरी तरफ भी तेरे को वही उसी के कॉन्सेंट्रेशन के उसमें आएगा, रेफरेंस में मिलेगा आंसर, है ना। तो भाई ये C1 पे तू कोई भी कॉन्सेंट्रेशन रख, उसके बाद इनटू कर क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम तुम्हारा जो भी है ना। उसके बाद तुमको मान लो डाइल्यूट करना है किसी चीज को, है ना। तो तुमको किस कॉन्सेंट्रेशन पर डाइल्यूट करना है तुम दूसरे में लिख दो, तो तुमको पता चल जाएगा कितनी वॉल्यूम हमको फाइनल में मिलेगी। अब जितनी तुमको फाइनल में वॉल्यूम मिलेगी उससे तुमको ये पता चल जाएगा कि मेन वॉल्यूम से कितना डिफरेंस लाना है। उतना जितना डिफरेंस आ रहा है उसका, उतना ही तुमको क्या ऐड करना है, सॉल्वेंट। तो तुम्हारी जो डिल्यूशन हो जाएगा वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। या मान लो तुमको वॉल्यूम पता है, तुमको कॉन्सेंट्रेशन चेंज करना है ना, तो तुमने C1 का कॉन्सेंट्रेशन डाला, V1 का कॉन्सेंट्रेशन डाला, और V2 में तो तुमको वॉल्यूम लाना है वो डाला, तो तुमको ये पता चल जाएगा कि C2 में कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। इतना तो तुमको पेपर पे ही पता चल जाएगा। उसके बाद इसको सेम को प्रोसेस को फॉलो कर लो, तो तुम्हारा काम हो जाएगा स्टेप डिल्यूशन का। सीरियल डिल्यूशन में क्या होता है, सेम काम करते हैं लेकिन भाई थोड़ा सा आराम आराम से, है ना। ऐसे एक बार में उड़ेल के पूरा पानी नहीं डाल देते हैं, है ना। वैसे एक डाउट आप लोगों के मन में आ रहा होगा, अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया हो, कि हम लोगों ने डाइल्यूशन अभी तक जो केमिस्ट्री में बेसिकली पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, एसिड में पानी मिलाने वाला, कि जो है धीमे धीमे, सॉरी एसिड में पानी नहीं, पानी में एसिड, है ना। तो एक बड़ा सा पानी का वो कंटेनर रखते थे और उसमें जो है धीमे धीमे एसिड डालते थे, फिर स्टिर करते थे, फिर डालते थे, फिर स्टिर करते थे, जिससे कि जो है वो गर्म ना हो, ठंडा ठंडा रहे। तो आपको ये बताना है मेरे को कि वो स्टेप डाइल्यूशन था कि वो सीरियल डाइल्यूशन था, है ना। होमवर्क है, क्योंकि डाइल्यूट तो एक ही बार में कर देते थे लेकिन स्टेप्स तो इन्वॉल्व होते थे ना, कि धीमे धीमे कर रहे हैं, ऐसे उड़ेल तो देते नहीं थे। ओके, ये आपको बताना है। तो अब देखो क्या लिखा है, सीरियल डाइल्यूशन रेफर्स टू डाइल्यूशन ऑफ अ सैंपल थ्रू अ सीरीज ऑफ स्मॉल डाइल्यूशन स्टेप्स। द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सीरियल डाइल्यूशन इज फॉर द पर्पस ऑफ डाइल्यूशन टू सेवरल फोल्ड, है ना। तो इसमें ये सेवरल फोल्ड्स बना रहे डाइल्यूशन के, विच लाइज बियॉन्ड द डिस्पेंसेबल लिमिट ऑफ एग्जिस्टिंग लिक्विड हैंडलिंग डिवाइसेस। मतलब समझ रहे हो कि मतलब जो लिक्विड हैंडलिंग डिवाइसेस यूज हो रहे हैं, है ना, उनकी एक लिमिट होती है ना, जिस लिमिट तक वो जो है उसको मतलब चीज को जो है संभाल कर सकते हैं। जैसे एसिड में होता है ना कि एसिड ज्यादा गर्म हो जाएगा तो फट जाएगा, मतलब जैसे एसिड का काफी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रखा है कंटेनर में, उसमें तुमने ऐसे ही पानी की बूंद डाल दी, तो भाई गर्मी के मारे तुम्हारा लिक्विड हैंडलिंग डिवाइस होगा वो फट जाएगा। उसकी वो लिमिट ही नहीं है, तो जो है उसमें डाइल्यूशन धीमे धीमे करना पड़ेगा ना, एक बार में नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक बार में इतनी हीट झेल नहीं पाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा उसमें वो। तो सिंपल सी बात है, वहां जहाँ पे ऐसे दिक्कत हो जाती है वहां पे सीरियल डिल्यूशन का यूज करते हैं। आई थिंक आपको हिंट मिल गई होगी कि आपको स्टेप डिल्यूशन यूज करना है कि आपको सीरियल डिल्यूशन यूज करना सिखाया गया है, अभी तक जो सिखाया गया है ना। अब आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की फाइनली कंक्लूजन की तरफ। ये मैंने चैप्टर, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने 43 मिनट्स के अंदर अंदर खत्म कर दिया है। एक्चुअली 43 मिनट्स मतलब होता है कि लगभग स्कूल में एक पीरियड, हाँ, 45 मिनट का होता है, उसमें 1-2 मिनट आने जाने में लग जाते हैं। अगर एक कोई टीचर ढंग का पढ़ाने वाला है तो वो शायद ही एक पीरियड में मूल कॉन्सेप्ट खत्म कर पाए। खैर मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट खत्म किया है, मैंने अभी क्वेश्चंस नहीं खत्म किए हैं, तो एक्चुअली खत्म नहीं हुआ है। और टीचर्स काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं स्कूल के भी, ऐसा नहीं है कि स्कूल के टीचर खराब होते हैं, आपके सिर्फ ट्यूशन वाले टीचर ही अच्छे होते हैं, तो उनकी भी रिस्पेक्ट कीजिए। और अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ओके, देखते हैं। वैसे शायद मैंने 43 मिनट में नहीं खत्म किया, मेरे आधे घंटे होने वाले हैं फिर से।
ओह! तो मतलब मेरे को 1 घंटा लग गया। चलो ठीक है, जितना भी है, जो भी है। ओके, तो हम लोग कंक्लूजन क्या है हमारा, इसको अंग्रेजी में पढ़ेंगे, हिंदी में नहीं पढ़ेंगे इस समय। फाइनली इट कैन बी कंक्लूडेड दैट मोल कॉन्सेप्ट इज नॉट अ टर्म ऑफ टॉपिक टू बी स्केयर्ड ऑफ, rather it should be brought into the real life just as meter, seconds, liter, etc., and should be realized and estimated in with similar capabilities. So next time when you go for lunch, don't see 1 liter water bottle as 1 liter. Rather see it as 3.34 into 1025 molecules of water. तो इसको हिंदी में भी अगर कन्वर्ट कर दें तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये भाषण था आखिरी में। भाई इतना बता रहा हूँ कि मोल कॉन्सेप्ट लड़ना नहीं है, इसमें बस इतना लिखा और कुछ नहीं है कि भाई इसकी भी वैसे ही यूज करना शुरू करो जैसे मीटर, सेकंड, लीटर इन सबको यूज करते हो, तो आपको उनके बारे में आसानी से आइडिया होता है। वैसे ही इनको भी यूज करो तो इनके बारे में आइडिया हो जाएगा। बिल्कुल टफ नहीं है, काफी इजी है। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। जहाँ पे भी जो भी डाउट हो आपको, मुझसे कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ लीजिएगा, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि जीमेल दूं कि ना दूं। ओके, आगे देखेंगे, होगा तो जीमेल दे दूंगा मैं अपनी किसी ना किसी वीडियो में। तो आप लोग मुझे मेल करके भी डाउट्स पूछ सकते हैं, क्योंकि कमेंट्स में तो उल्टे फुल्टे चीज़ों से भर जाता है एक टाइम के बाद, है ना। अभी ये मेरा नया चैनल है, इस पे उतने उतने सब्सक्राइबर नहीं है, तो कमेंट ज़्यादा आते नहीं हैं। खैर तब भी, तो अगली बार इसने आखिरी में कंक्लूजन में ये भी लिखा है कि तो अगली बार अगर आप अपने लंच पे कहीं जाएंगे तो वहाँ पे 1 लीटर वाटर बॉटल जो है उसको 1 लीटर की तरह 3.34 इंटू 1025 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की तरह देखिएगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O की तरह देखिएगा, है ना। इसके बाद हम लोग जिनकी तारीफ करनी चाहिए उनकी तारीफ कर देते हैं। भाई ये साइटेड लिटरेचर एंड फर्दर रीडिंग्स के लिए मैंने आपको दे रखा है, ये इतना बड़ा सा जो पहाड़ है, ये सब पढ़ लेना जब भी मूड करे, है ना। और आखिरी में जो मैंने ये लिंक दे रखी है, इनके PDF से मैंने पॉइंट्स यूज़ किए हैं, है ना। तो भाई इन जो भी हैं, डॉक्टर आर्या और डॉक्टर अमित हैं, जहाँ तक इन्होंने जो नोट्स बनाए हैं वो काफ़ी अच्छे लगे मेरे को। तो अगर वो कभी ये वीडियो देखते हैं तो उनको थैंक यू इतना अच्छा पढ़ाने के लिए। ओके बाय, सी यू लेटर। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अगर आप लोग को कोई टॉपिक अर्जेंसी पे चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आई नो मैं काफ़ी धीमे बोल रहा हूँ इस समय, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा टाइम बढ़ जाए, ये भी आधे घंटे लगभग खिंच जाए। थोड़ी बहुत बातें बातें कर रहा हूँ, है ना। आप लोग खैर कुछ ना करिए, अब रहन दीजिए। बाय बाय, टाटा। अगली वीडियो में मिलते हैं। आई थिंक आप लोगों को, आई थिंक क्या, आई होप आप लोगों को समझ में आया। मेरी लैंग्वेज में थोड़ी बहुत कमियां हैं, धीमे धीमे सब इम्प्रूव होगा, सब अच्छा होगा। और भाई मेन बात ये है कि मैं भले बोल ना पाऊँ, रिप्रेजेंट ना कर पाऊँ, लेकिन कॉन्सेप्ट आते हैं। अगर आप मतलब मुझसे पर्सनली कोई डाउट पूछोगे और मैं उसको बताने का तैयार बैठा हूँगा, तो आई वुड बी रियली हेल्पफुल टू यू। हाँ, तुम्हारी मदद कर पाऊंगा मैं, अगर आप लोग को ज़रूरत हो।